आप सभी का पोखरा में स्वागत है, जहां पहाड़ आसमान को छूते हैं, जहां झीलों में सपने दिखते हैं। सुबह होते ही हम निकल पड़े नेपाल का और एक शहर एक्सप्लोर करने की ओर। सनोली बॉर्डर से 8 घंटे का सफर करके हम चल पड़े पोखरा की ओर। हम लोग ने फर्स्ट ब्रेक लिया है, मतलब ऑलमोस्ट 4 घंटे की ड्राइव करके, और 4 घंटे में सिर्फ 90 किलोमीटर हुआ है। जहाँ से हम सोनौली से जो होटल था हमारा, वहां से लेके अब तक मुझे पता नहीं हम लोग किधर है, रास्ते के बीच में। बट जब गाड़ियों की बारी आती है, गाड़ियों मतलब फोर व्हीलर की, कोई भी फोर व्हीलर हो, छोटी कार हो या बस हो, मेरा मोशन सिकनेस जो लेवल पे चढ़ जाता है कि अब पूछो मत। मेरे को ऐसे लग रहा है मैं अभी वॉमिट करूंगा, अभी वॉमिट करूंगा। मुझे नहीं सहन होता, बिल्कुल भी नहीं सहन होता। बट ये टाइम मैं कैसे कैसे कंट्रोल कर रहा हूँ, और 1 मिनट के लिए भी रास्ता सीधा नहीं है। मतलब आ रहे तो सिर्फ टर्न, ये टर्न वो टर्न, हम पहाड़ चढ़ रहे हैं, उतर रहे हैं। अब मुझे नहीं पता, और 5 घंटे का रास्ता बाकी है, 95 किलोमीटर्स टू गो। कहाँ जा रहे हैं हम? पोखरा जा रहे हैं, जैसे मैंने पहले बताया था। और पोखरा में अब बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, इसलिए मेरा एक्साइटमेंट लेवल बहुत ज्यादा है। बट ये मोशन सिकनेस मुझे आधा मार दिया है। 95 किलोमीटर कैसे जाने वाले मुझे नहीं पता, बट मुझे कंट्रोल करना है। मुझे कुछ ऐसे नहीं करना है जहाँ पे मेरे वजह से सब लोग को परेशानी हो। और लेट्स सी कैसे जाता है। तब तक आप ये व्यू देखो, क्या ब्यूटीफुल व्यू है। मोशन सिकनेस की वजह से मेरा मूड बहुत ही ज्यादा खराब हो चुका था, इसलिए मुझे चेयर अप करने के लिए ये दो अंकल आंटी ने मेरा मूड ठीक कर दिया, और हम आगे के सफर के लिए निकल पड़े। पर तभी मुझे कुछ ऐसा दिखा जो इतना ज्यादा ब्यूटीफुल था। एक लंबा सा ब्रिज जो इतना ज्यादा ब्यूटीफुल था क्या पूछो मत। कि हम लोग अचानक रुके, हमारे टायर का कुछ प्रॉब्लम हो गया है। और ये व्यू देखो, और ये जो पुल है भाई, सब मैं जा रहा हूँ नीचे, सब लोग डर रहे हैं। मेरे को नहीं पता, पर मैं जा रहा हूँ। और मेरे साथ 3 अंकल है, यंगस्टर अंकल जो मेरे साथ आ रहे हैं, जो हमारे ही ट्रिप में है। तो उनके साथ मैं जा रहा हूँ, थोड़ा फोटोज क्लिक करूंगा और आपको दिखाऊंगा क्या ब्यूटीफुल है ये। साहब वो बोलते ना, जब अनएक्सपेक्टेड चीजें होती है ना आपके लाइफ में, तो वो इतनी सुंदर होती है कि पूछो मत। भाई मैं शिवर कर रहा हूँ, क्योंकि ये ब्रिज है, ये जो ब्रिज पे मैं हूँ वो हवा से हिल रहा है, ठीक है। और मैंने जो शूज पहने वो इस पे स्लिप हो रहे हैं। अभी ये देखो, आपको दिखाता हूँ, ठीक है। ये है व्यू, ये साइड का। इसके नीचे बस खाई है, पूरा का पूरा वो खेत है राइस का, लेक। और ये साइड का व्यू देखो, मतलब लिटरली ये 1 किलोमीटर का है, पूरा का पूरा 1 किलोमीटर का। वैसे बहुत सारे ब्रिज दिखे थे बीच में, बट लकीली हमारे टायर का कुछ हुआ। और मैंने बस ड्राइवर अंकल को बोला, अंकल प्लीज रोक दो, थोड़ा जाके आता हूँ, मैं शूट करता हूँ। मतलब मैं सोया था लिटरली, उन्होंने जगाया मुझे और ये बताया। अभी थोड़े फोटो खींचता हूँ और फिर आगे कंटिन्यू करता हूँ। 2 घंटे के ट्रैवल करने के बाद हमने हमारा सेकंड स्टॉप ले लिया था। वो था लंच ब्रेक, क्योंकि सबको बहुत ही ज्यादा भूख लगी थी। देख के आपको लग रहा होगा ना कि 6, 6:30, ऑलमोस्ट 7 बजने आए हैं। नहीं, 3:30 हुए हैं, और यहाँ पे ऑलमोस्ट 4:30, 4:45 को ही सनसेट हो जाता है। 5 बजे तक तो ऐसा लगना चालू होता है कि रात के 10 बज चुके हैं। अब मुझे नहीं पता क्यों, और यहाँ पे बहुत जल्दी सब कुछ बंद हो जाता है, स्टोर्स वोर्स भी बहुत जल्दी बंद होते हैं। ऑलमोस्ट 8:39 को पूरा शांति रहती है। जैसे मुंबई में 2 बजे होते हैं, वैसे यहाँ पे 9:30 तक पूरा पैक। और ऐसे लगता है आपको कुछ मिलता ही नहीं है फिर घूमने, क्योंकि ट्रैवलिंग यहाँ पे बहुत है। जैसे मैंने बहुत पहले भी बोला था कि 185 किलोमीटर करने के लिए पूरा दिन लग रहा है हमें, क्योंकि एक भी सीधा रास्ता नहीं है, सिर्फ घाट ही घाट है। अभी हम लोग रुके हैं कुछ खाने के लिए, और यहाँ पे ना बहुत स्लो सर्विस मिलती है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि ना यहाँ पे पॉपुलेशन उतना नहीं है, और टूरिज्म भी है। तो वो मेन सिटीज में, ऐसे अंदर अंदर नहीं है। तो जब भी इतना बड़ा क्राउड आता है तो उन लोग बहुत ऐसे हक्के बक्के हो जाते हैं कि भाई अभी इन लोगों को सर्विस कैसे दूं, या फिर खाना उनके पास होता भी नहीं है, तो उन लोग ऑन द स्पॉट बनाते हैं। और एक चीज खाने पे से मुझे याद आई कि यहाँ पे पहले ऑर्डर दो, फिर जाके आपका खाना बनता है। ऐसे नहीं कि प्रीपेड होता है, ऐसे कुछ नहीं है। जो भी है फ्रेश बनता है, जो अच्छी चीज है, बस बहुत ज्यादा टाइम लेता है। अभी मैंने चिकन मोमोज मंगाए, खाएंगे और फिर आगे की जर्नी कंटिन्यू करेंगे। अब पता नहीं, वैसे तो हमारे ड्राइवर वाले अंकल बोल रहे थे कि 6:30 तक पहुंच जाएंगे, पर मुझे डाउट है, क्योंकि
इतना बड़ा ग्रुप लेके चलना इजी नहीं है, उसके वजह से बहुत टाइम लग सकता है। देखते हैं जितना जल्दी हो उतना जल्दी हम लोग करके फिर निकल जाएगा। अभी आपको दिखाता हूँ हम लोग जहाँ पे रुके हैं खाना खाने के लिए, बहुत मस्त प्लेस है। झूला है, एक झूले पे बैठ के दिखाता हूँ मैं आपको। वो इतना बड़ा है कि मैं ऑलमोस्ट पेड़ के हाइट तक पहुंच सकता हूँ। तो वही करते हैं, खाना खाते हैं और फिर आगे का देखते हैं। मस्त 2 प्लेट चिकन मोमोज एंजॉय करके मैं डिसाइड करता हूँ ये झूले पे झूला झूलना। स्टार्टिंग में तो बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा था, पर ये कॉम्बिनेशन खाना खाने के बाद बिल्कुल भी सही नहीं था। कुछ ही टाइम बाद इसका असर मुझ पे दिखने लगा और मुझे हुई वॉमिटिंग, क्योंकि पहले ही मुझे मोशन सिकनेस का प्रॉब्लम था। उस पे से मैं ये एंजॉय करने गया और कुछ और ही हो गया। फाइनली 10 घंटे के सफर के बाद हम लोग पहुंच गए थे पोखरा, और मैं इतना ज्यादा एक्साइटेड था क्या पूछो मत, क्योंकि कल से हम पोखरा के साइट सीन कैप्चर करने वाले थे। पोखरा अपने आप में एक नायाब चीज है, यहाँ पे एक्सप्लोर करने जैसा बहुत कुछ है, इसलिए स्टे ट्यून। और अगर आपने सब्सक्राइब किया नहीं होगा तो प्लीज सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, हिट द बेल आइकन और वीडियो को लाइक करना भूलना नहीं। तो फाइनली सुबह के ठंड में हम निकल पड़े थे पोखरा के साइट सीन कैप्चर करने के लिए। हम पोखरा के फर्स्ट साइट सीन पे पहुंच गए थे, एक ऐसी जगह जो स्पिरिचुअल भी है और हिस्टोरिकल भी। ये है श्री विद्याव्यासी टेम्पल। ये पोखरा का सबसे पुराना और सबसे धार्मिक स्थल माना जाता है। यहाँ माँ दुर्गा का सबसे पावरफुल रूप विराजमान है। ये पोखरा का एक ऐसा मंदिर है जहाँ से पूरा पोखरा का व्यू भी मिल जाता है। यहाँ पे लोग बड़ी ही आस्था से माँ दुर्गा से अपनी मनोकामना मांगने आती है। तभी मेरे कानों पर भजन की बोल सुनाई दिए और मंदिर में आरती शुरू हो चुकी थी। बट ये आरती थोड़ी अनोखी थी, क्योंकि ऐसी आरती मैंने कभी देखी नहीं थी जिसमें लोग डांस करके आरती एंजॉय करते हैं। और फाइनली आरती एंजॉय करने के बाद हमारी बारी आती है दर्शन लेने की। फाइनली माँ दुर्गा के दर्शन करने के बाद हम निकल पड़ते हैं हमारे सेकेंड साइट सीन की ओर। ना मुझे ये चाबी दी है। एक्चुअली यहाँ पे रूल है कि जो ड्राइवर होते हैं ना उनको मतलब एंट्री फीस वगैरह नहीं होती है। तो उन्होंने बोला है बस जा रहा है तू तो बोल देना कि तुम गुरुजी हो और आपकी टिकट नहीं लगेगी। फिर जहाँ पे भी मैं जा रहा हूँ मैं बस उनकी चाबी लेके जा रहा हूँ, बोल रहा मैं गुरुजी हूँ, मैं गुरुजी हूँ। मतलब लिटरली पहले तो ऐसे लगा कि क्या है, फिर बाद में पता चला कि ठीक है अच्छा है पैसे बच रहे। पर मैं ड्राइवर जैसे दिखता हूँ क्या थोड़ा भी, मतलब ये ऐसे कोई ना, पैसे बच रहे वो इम्पोर्टेंट है। अभी मैं आपको ये प्लेस दिखाता हूँ कितनी ब्यूटीफुल है। इसे बोलते हैं महेंद्र केव, और जो केव में है वो साक्षात गणेश जी पधारे हैं। उनके खुद के रूप में किसी ने कुछ वहां पे कुछ किया नहीं है, ना ही मूर्ति बिठाई है, साक्षात गणेश जी आए। तो चलो मैं आपको बताता हूँ। तो नेपाल में हमारा सेकंड साइट सीन था महेंद्र केव, एक डार्क और मिस्टीरियस गुफा जिसमें आप सोच भी नहीं सकोगे कि इस गुफा के अंदर क्या ही हो सकता है। मुझे लगा था ये एक नॉर्मल सी गुफा है, पर जब तक मैं अंदर नहीं गया था मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि अंदर क्या ही हो सकता है। वैसे मैंने कुदरत के बहुत सारे करिश्मे देखे हैं, बट एक ऐसा करिश्मा जो बिल्कुल भी किसी को पता नहीं है। अंदर जाते ही मुझे पंडित जी का आवाज आना शुरू हो गया, जो कि बहुत ही कंफ्यूजिंग था। और जैसे ही मैं अंदर पहुंचा मैंने देखा इस गुफा में एक मंदिर भी था, और ये मंदिर गणेश जी का मंदिर था। ऐसा बोला जाता है कि जो गणेश जी यहाँ पे विराजे है वो स्वयंभू है। ये जो प्लेस है इसके पीछे ये जो माउंटेन है, ये माउंटेन के पीछे है माउंट अन्नपूर्णा। मैंने बहुत अंडर एस्टिमेट किया था कि हम इतने लेवल पे एक एल्टीट्यूड पे, जो भी होगा 1100-1200 एल्टीट्यूड पे है, तो वो माउंटेन्स छोटे दिखेंगे। पर भाई यहाँ से भी वो माउंटेन्स इतने लंबे दिख रहे, इतने चौड़े दिख रहे भाई साहब। मैं आपको दिखाता हूँ अगर मेरे को चांस मिला माउंट अन्नपूर्णा का थोड़ा सा रिकॉर्डिंग लेने को, क्योंकि बस से जब हम आ रहे थे
तब मैं ले सकता था, बट मैंने लिया नहीं क्योंकि बस बहुत हिल रही थी, तो मतलब नहीं था। पर अगर माउंट अन्नपूर्णा इतना बड़ा है तो सोचो माउंट एवरेस्ट कितना बड़ा होगा। मतलब लिटरली ह्यूज है गाइस, ह्यूज है। और ऐसी सीधी चढ़ान है। मतलब मैं शॉक हो गया था वो जब देखा था। चलो मैं आपको एक फुटेज दिखाता हूँ माउंट अन्नपूर्णा का। ये देखो माउंट अन्नपूर्णा, जो कि बहुत ही डेंजरस माउंटेन है। ये इसलिए डेंजरस है क्योंकि यहाँ का क्लाइमेटिक चेंजेस बहुत ही अनोखा है। इस वजह से यहाँ पे इतना ज्यादा डेथ रेशियो है, क्या पूछो मत। फाइनली महिंद्रा केव की खूबसूरती देखने के बाद हम निकल पड़े थे हमारे थर्ड साइट सीन की ओर, जो कि था गुप्तेश्वर महादेव मंदिर। ये एक ऐसी जगह है जो पोखरा में बहुत ही अंडररेटेड है। मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि इस मंदिर में क्या होने वाला है और ये मंदिर कैसे होने वाला है, इसलिए बड़ी एक्साइटमेंट में मैं अंदर चला गया। ये एक ऐसा मंदिर है जो प्रिजर्व करने के लिए बहुत ही मुश्किल है, इसलिए इस मंदिर में एंटर करने के लिए आपको टिकट लेनी पड़ती है, जिसके चार्जेस है 100 रुपीज। अब महिंद्रा केव देखने के बाद मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये मंदिर इतना ज्यादा खूबसूरत और अंदर होगा। जैसे मैंने बताया था, नेपाल अपने आप में एक नायाब चीज है। ये कभी भी हमें ऐसे नायाब चीजें दिखाने की ओर निकल पड़ता है, क्या पूछो मत। वैसे अंदर जाने के लिए मन ही मन बहुत ज्यादा डर लग रहा था, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि अंदर कितनी ज्यादा जगह होगी और क्राउड भी बहुत ज्यादा था। वैसे स्टार्टिंग में केव बहुत ही नैरो थी, अंदर जाने के लिए भी जगह नहीं था, पर ये अनएक्सपेक्टेड था। जैसे ही हम थोड़े आगे गए हमें ये स्टेयर्स दिखे और केव और भी बड़ा होते गया। तभी वहाँ के लोकल ने मुझे बताया कि यहाँ पे एक शिवलिंग है जो स्वयंभू है और हर साल ये अपने आप ही बड़ा होते रहता है, और इसी शिवलिंग से इस केव का नाम पड़ा है, जो कि है गुप्तेश्वर महादेव केव। अंदर जाते ही ये इतनी बड़ी केव हो चुकी थी, क्या पूछो मत। ऑलमोस्ट 5 माले की बिल्डिंग अंदर आराम से फिट हो जाएगी। पर तभी मैंने देखा कि लोग इस सीढ़ियों से नीचे जाके फोटो खींच रहे थे। मुझे बहुत ही ज्यादा फैसिनेटिंग लगा कि नीचे क्या ही हो सकता है, इसलिए मैं भी नीचे चला गया ये देखने के लिए कि नीचे है क्या। पर जब मैं नीचे पहुंचा तो मैंने कुछ ऐसा देखा। ये है वाटरफॉल, जो कि है अंडर वाटर, पर पता नहीं कहाँ से ये पानी आ रहा है और कहाँ से ये सनलाइट आ रही है इतने नीचे। और ये देख के मैं इतना ज़्यादा शॉक हुआ था, क्या पूछो मत। गुप्तेश्वर महादेव मंदिर अपने आप में एक नायाब चीज़ है। ये बिल्कुल भी अनएक्सपेक्टेड था कि अंडरग्राउंड इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें हो सकती है, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट टाइम था जो मैं इतने बड़े केव के अंदर गया था। अब 3 साइट सीन कैप्चर करने के बाद आ गई थी टाइम खाना खाने के लिए, तो मस्त नेपाली खाना ऑर्डर किया और एंजॉय करना शुरू किया। देखने लायक इतना बहुत कुछ है पोखरा में। एक्चुअली आप पोखरा आ रहे हो तो हम लोग ने सिर्फ 2 दिन का प्लान किया था। एक दिन तो हमारा ट्रैवलिंग में गया, दूसरा दिन आज हम लोग साइट सीन कर रहे हैं। पर यहाँ पे ऐसे ऐसी चीजें है ना, मतलब आप देख के शॉक हो जाओगे कि ये भी ऐसी चीजें हो सकती है। जैसे मैं अभी ये मंदिर में गया था महादेव के, वहां पे हम लोग 5 माला नीचे गए थे। नीचे, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ऊपर गए थे, हम लोग 5 माला नीचे गए थे। और वहां से नेचुरली एक केव के बीच में होल था, होल काइंड ऑफ थिंग था, वहां से वाटरफॉल बह रहा था। और वाटरफॉल ऐसा था कि पानी भर भी नहीं रहा था, ना ही रुक रहा था, वो कहाँ पे जा रहा था हम लोग को कुछ नहीं पता। पर वो इतना मस्त था दिखने लायक। मतलब नेपाल अपने आप में एक नायाब चीज है। अब नेपाल आओगे तो हमारे जैसे गलती मत करना कि 1 या 2 दिन हम लोग रुके। हर एक प्लेस पे अच्छे से टाइम लेना। हाँ, यहाँ पे पैसे थोड़े स्पेंड होते हैं। और पैसे की बात आई है तो मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, यहाँ पे आप आ रहे हो तो नेपाली करेंसी में ही जो भी ट्रांजैक्शन करना है करो, क्योंकि अगर आप इंडियन और नेपाली करेंसी के बीच में जाओगे तो आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। हमें लगता है कि नेपाली और इंडिया में मतलब ना 50-50 का फर्क है, पर 50-50 का नहीं है फर्क। तो जब भी आप आओगे थोड़ा सा पैसा बोलते हैं ना, उसको एक्सचेंज कर लेना और फिर आके यहाँ पे ट्रांजैक्शन करना, जिससे बहुत अच्छी चीजें होगे। और अभी 2 साइट सीन बाकी है, दोनों भी बहुत ज्यादा बहुत ब्यूटीफुल है। यहाँ पे वाटरफॉल मेरे को समझ नहीं आ रहा है ये एल्टीट्यूड पे वाटरफॉल कहाँ से आए,
पर है यहाँ पे मंदिर भी इतने नायाब है कि आपको नीचे जाना पड़ता है ऊपर के बदले। मतलब बहुत मस्त है। अभी थोड़ा कुछ खा लेता हूँ और इसके बाद हम लोग हेड करेंगे एक दूसरे वाटरफॉल के पास। तो स्टे ट्यून। और स्टे ट्यून के से याद आया मुझे, अगर अब तक आपको सीरीज पसंद आई हो तो एक लाइक और एक कमेंट जरूर करना, और सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना और हिट द बेल आइकन, सो आगे के जो भी एपिसोड आने वाले हैं, वो आपको टाइम टू टाइम देखने मिले और आपको हर एक इन्फॉर्मेशन मिले। और फाइनली हम नेपाल के मेन हब एक्सप्लोर करने निकल पड़े थे। सब लोग गए बोटिंग करने को, मैं और ये सब लोग आए वापस होटल के पास, क्योंकि हमारा प्लान है 4:30 4:45 के टाइम जाके मस्त अपना बोटिंग करेंगे, क्योंकि वो टाइम है सनसेट का। अभी प्रॉब्लम ये है कि अगर हम थोड़ा सा भी लेट हुए, मतलब समझ जाना हमारा बोटिंग कैंसल, क्योंकि उसके 10 मिनट बाद पूरा अंधेरा हो जाता है। यहाँ पे बहुत कुछ फास्ट होता है, इसलिए हम लोग थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहे हैं। अभी थोड़ा जाके आराम करेंगे, एक जस्ट 3:30 हुआ है अभी, मस्त आराम करके जाएंगे बोटिंग की तरफ। तब तक हमने डिसाइड किया यहाँ पे एक कपड़ा मिलता है, ठीक है, जो लीफ होती है ना, पत्ता, उससे बनता है। तो हम लोग वो ही देखने जाते हैं, वो बस नेपाल में ही मिल रहा है, इसलिए हम लोग वो देखने जाते हैं। आई डोंट नो कैसे होने वाला है, हम लोग बहुत कट टू कट चल रहे टाइम के, और अगर मिस हुआ तो सब गाली मुझे पड़ने वाली है, क्योंकि मैंने बोला था कि सनसेट के टाइम जाते हैं, वो मस्त गोल्डन आवर होता है, बहुत मजा आएगा। लेट्स सी, बोटिंग का भी करना है और आपको मैं लेके जाता हूँ वो शॉप पे, जिस शॉप पे वो मिलता है, ठीक है। ये है पोखरा की सबसे फेमस जगह, फीवी लेक।